नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। आज हम लोग हमारा लॉज ऑफ मोशन क्लास 11th लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन आंसर वाला जो ये है वीडियो है वो बनाने वाले हैं। मेरे को भी याद नहीं है कि हमारा ये पार्ट 4 है कि पार्ट 5 है कि पार्ट 6 है। ठीक है, तो आई एम जस्ट गोना से ये हमारा आखिरी वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा। ओके, so a circular racetrack of radius 300 meters is banked at an angle of 15 degrees. If the coefficient of friction between the wheel and the race car and the wheels of the race car and the road is 0.2, what is the optimum speed of the race car to avoid wear and tear? So सबसे पहला तुम्हारा जो क्वेश्चन आता है ये इसके लिए बैंकिंग किया क्यों जाता है? वाई, अगर हमारे इफ friction is all that is required for us to turn the car, okay, why do we need to use banking? बैंकिंग का इस्तेमाल क्या होता है फिर? हाँ रब, हाँ, नॉट एग्जैक्टली, नहीं, फिर एग्जैक्टली टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ठीक है, सो बेसिकली जब हम लोग एक एक गाड़ी को बैंक करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास दो इनवर्ट फोर्सेस आते हैं विच एक्ट एज सेंट्रिपेटल फोर्सेस। वन इज द one is the horizontal component of the normal reaction and the other is friction. अगर तुम्हारे पास बैंकिंग सफिशिएंट है, if you have sufficient amount of banking, then your friction will get reduced to a very large extent. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर तुम यू कैन एक्चुअली टर्न द कार while मूविंग स्ट्रेट। अगर तुम्हारा बैंकिंग पिच पर बिल्कुल क्लियर है, तुम क्या कर सकते हो, तुम पूरा का पूरा गाड़ी को टर्न कर सकते हो बिना यूजिंग फ्रिक्शन। समझ में आ गया? बिना गाड़ी के टायर्स को एक्चुअली टर्न किए तुम क्या कर सकते हो, तुम अपना पूरा का पूरा गाड़ी, जैसे फॉर एग्जांपल इफ द लूप इज लाइक दैट। तुम्हारा हॉट व्हील्स की गाड़ियां याद है? हॉट व्हील्स की गाड़ियां कैसे, उनके पास तो कोई स्टीयरिंग सिस्टम होता नहीं था। व्हाट डिड दे डू यू टू बेसिकली कर्व करने के लिए? हाँ, लिटरली बैंकिंग हो जाती थी और तुम्हारे ऐसे बनते थे, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे गाड़ी जा रही है, सडनली ऐसे गाड़ी होती थी और ऐसे निकल के आती थी, बिकॉज देयर वाज नो स्टीयरिंग सिस्टम इन इट। कोई स्टीयरिंग सिस्टम तुम्हारे पास होता ही नहीं था। ठीक है, सो a circular racetrack of radius 300 meters is banked at an angle of 15 degrees. तो ये पहले बना देते हैं, इसका डायग्राम कैसे दिखेगा। ठीक है, ये एंगल ऑफ बैंक इज 15 डिग्री। ओके, नाउ 300 मीटर्स का रेडियस है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स ऑफ अ रेस कार, सो हमें म्यू ऑफ एच की वैल्यू दे रखी है 0.2। व्हाट इज द ऑप्टिमम स्पीड? सो कैसे हम लोग निकालेंगे इसको? ऑप्टिमम स्पीड हमारा फॉर्मूला कहां से निकल के आता है? ये वाला फॉर्मूला याद है तुम लोगों को? जब हम लोगों ने यहाँ पे v इज इक्वल टू रूट अंडर आर जी म्यू एस प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। नाउ ऑप्टिमम स्पीड कब होता है? जब हमारा फ्रिक्शन ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है ना। फ्रिक्शन को अगर हम लोगों ने हटा दिया, देन दिस होल फॉर्मूला बिकम्स व्हाट, तुम्हारा v इज इक्वल टू रूट अंडर आर जी टैन थीटा अपॉन 1, पूरा का पूरा रूट अंडर आर जी टैन थीटा निकल के आता है। यही चीज हम लोगों को यहां पे भी करना है। सो v ऑप्टिमम इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा द होल टू द पावर 1/2। सो हमारे r की वैल्यू क्या है? सबसे पहली बात तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r यहाँ पे? हम्म, r क्या है हमारे पास? 300, रेडियस तुम्हारा 300 है। r इज इक्वल टू 300। एक्चुअली ये कभी भी ना कैपिटल लेटर्स में मत लिखा करो इसको। ठीक है, दैट इज वन मिस्टेक दैट आई डिड। रूट अंडर स्मॉल आर जी टैन थीटा। वाई इज द वाई क्यों कह रहा हूं मैं इसे कैपिटल लेटर्स में ना लिखने के लिए? बिकॉज कैपिटल आर रिप्रेजेंट्स द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो उसके बीच में कंफ्यूजन हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो वी नॉट इज इक्वल टू रूट अंडर तुम्हारा 300 मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू क्या लेनी है हमें? कुछ दे रखा है यहाँ पे? नहीं, सो मैं 10 ही ले रहा हूँ। मल्टीप्लाइड बाय tan 15 डिग्रीज। tan 15 डिग्रीज तुम्हारा कितना हो जाएगा? क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.2679। ठीक है, सो हमारे पास क्या हो जाएगा? वी नॉट इज इक्वल टू रूट अंडर
तुम्हारा 3 into 267.9, ठीक है। इसको मल्टी सॉल्व करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, रूट निकाल देंगे, तो हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। 28.1 मीटर्स पर सेकेंड हमारा वैल्यू निकल के आ रहा है। एनी डाउट्स यहाँ पे? कोई डाउट्स नहीं है। टैन ऐसे वैल्यूज नहीं दिए रहेंगे तुम्हारे एक्चुअल एग्जाम में, या तो तुम्हें वैल्यू दिया रहेगा, या तो फिर तुम लोगों को अगर वैल्यू नहीं दिया है तो टैन 45 डिग्री, 60 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, इन सब के बीच में ही तुम्हारे वैल्यूज आएंगे, ठीक है। इन दोनों पॉसिबिलिटीज में कोई एक पॉसिबिलिटी तुम्हारी हो सकती है। नाउ फिर क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग। मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड मतलब इससे ज्यादा अगर तुम स्पीड में जाओगे क्रैश हो जाएगा। तो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, आर जी म्यू ऑफ एस प्लस टैन थीटा अपॉन तुम्हारा यहाँ पे 1 - म्यू ऑफ एस टैन थीटा। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला लेंगे, इसके अंदर हम लोग हमारे वैल्यूज पुट कर देंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद जो भी हमारे पास आंसर आ रहा है दैट विल बी द आंसर, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए आई डोंट थिंक क्या बोलते, मतलब डायरेक्ट वैल्यूज पुट करना है फॉर्मूला के अंदर और तुम्हारा आंसर निकालना है। सो इज देयर एनी डाउट हियर? ये कैसे निकल के आ सकता है, तुम्हें कोई डाउट है? कर लोगे तुम लोग ये वाला? अगला, the radius of curvature of a railway track at a place where the train is moving at a speed of 72 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड हमें दे रखा हुआ है कितना, 20 मीटर्स पर सेकेंड दे रखा हुआ है। 72 किलोमीटर पर आवर इज सेम एज 20 मीटर्स पर सेकेंड। और इसका रेडियस है, रेडियस तुम्हें दे रखा हुआ है कितना, 625 मीटर्स। द डिस्टेंस बिटवीन द रेल्स इज 1.5। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो डिस्टेंस बिटवीन द रेल्स तुम्हारा 1.5 है, दैट इज अगर दो पटरियां हैं, ठीक है, ये दो पटरियों के बीच का जो डिस्टेंस है ये है 1.5 मीटर्स। फाइंड द एंगल एंड द एलिवेशन ऑफ द आउट रेल सो दैट देयर मे बी नो साइड प्रेशर ऑन द ट्रेन। दैट मीन्स कितना तुम्हारा एलिवेटेड होना चाहिए, कितना तुम्हारा एंगल होना चाहिए, सो दैट कोई प्रॉब्लम ना हो। दैट इज ये है इनसाइड पटरी, ये है तुम्हारी आउटसाइड पटरी। तो बेसिकली इस ऐसे तुम्हारा क्या हो रहा है, द ट्रेन इज मूविंग ऑन द ट्रैक, ठीक है। लिटरली जब तुम्हारा ट्रेन मूव कर रहा है, ऐसे तुम्हारा मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे जाते वक्त तुम्हारा मूव कर रहा है। सो नाउ क्या क्या दे रखा है हमें, tan टेक g इज इक्वल टू 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, tan इनवर्स 0.0653 इज इक्वल टू 3.74, ठीक है। ये सब कुछ हमारा क्लियर है। v की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, v की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ रही है, 20 मीटर्स पर सेकंड निकल के आ रहा है। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, हमारा यहाँ पे ये देखो, रिमेंबर दिस फॉर्मूला, हमें v इज इक्वल टू रूट अंडर आर जी टैन थीटा के बराबर होता है, दैट इज विदाउट स्लिपिंग। तुम्हारा भी ये v इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा के बराबर होता है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा। देयरफॉर तुम्हारा टैन थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी के बराबर आ जाएगा, है ना। टैन थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। v की वैल्यू पता है तुम्हारे पास कितना है, v की वैल्यू है तुम्हारे पास 20, राइट। 20 द होल स्क्वायर अपॉन 625 मल्टीप्लाइड बाय g की वैल्यू क्या ली इन्होंने, 9.8। 10 ही ले लेते हैं हम, नहीं 9.8 ही लेना पड़ेगा, तभी वो वाला वैल्यू निकल के आएगा। इज इक्वल टू तुम्हारा क्या आ रहा है, 0.0653 निकल के आ गया तुम्हारे पास, ठीक है। दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू तुम्हारे पास ये वैल्यू, एक सेकंड रुको, 0.0653। अब tan इनवर्स 0.0653 किसके बराबर हो जाएगा, हमें ये भी वैल्यू दे रखा हुआ है 3.74 इज इक्वल टू 3.74। हमें पूछा गया क्या पता है यहाँ पे, फाइंड द एंगल एंड द एलिवेशन ऑफ द आउट रेल सो दैट देयर मे बी नो साइड प्रेशर ऑन द रेल। एलिवेशन निकालना है, तो एक ट्रायंगल को यहाँ पे अज्यूम करो, ठीक है। ये ऐसा एक ट्रायंगल है। सो 1.5 इज व्हाट, 1.5 इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू रेल्स, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया 1.5। ये एक पटरी थी, ये एक पटरी थी, और इसके थ्रू तुम्हारा जा रहा था। हमें ये भी पता चल चुका है कि हमारा एंगल क्या है, 3.74 के बराबर है, ठीक है।
हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द एलिवेशन, ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है, वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। अब हमारे पास ये वाला एंगल निकालना है तो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ऑपोजिट साइड की वैल्यू है x अपॉन हाइपोटेन्यूज है तुम्हारा 1.5, है ना। अब साइन हमारा यहाँ पे क्या दे रखा है इन्होंने, साइन ऑफ 3.74 इज इक्वल टू 0.06522, ठीक है। सो साइन ऑफ तुम्हारा 3.74 इज इक्वल टू 0.06522 के बराबर है, ठीक है। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं x अपॉन 1.5, है ना। यहाँ पे जो तुम्हारा वैल्यू निकल के आ रहा था साइन 3.74 0.06522, तो तुम्हारे पास यहाँ पे ऐसे मैंने लिख दिया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.06522, आंसर क्या निकल के आएगा, 0.098 0.0978 मीटर्स के बराबर हो गया। क्लियर है ये बात। नाउ इसको अगर मीटर्स में लिखा है तो सेंटीमीटर्स में हमारा लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहीं पे तुम्हारा आंसर खत्म हो जाता है, मगर छोटा वैल्यू दिखने के कारण हम लोग इसे सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 9.78 सेंटीमीटर्स, ठीक है। सो व्हाट डिड वी हैव टू डू, वी हैड टू फिगर आउट यहाँ पे क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है। यहाँ पे स्पेसिफिकली इन्होंने हमें क्या नहीं दे रखा था, व्हाट डिड दे नॉट गिव अस, दे डिड नॉट गिव अस द कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमें नहीं दिया था। अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमें नहीं दे रखा हुआ है, तुम्हें ऑटोमेटिकली दिमाग के अंदर आ जाना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है जो हम लोग कर रहे हैं इसको बिना फ्रिक्शन के म्यू ऑफ एस की वैल्यू जीरो ले लेनी है, और म्यू ऑफ एस की वैल्यू जीरो लेके इस फॉर्मूला के अंदर डाल देना है बस। क्लियर हो गया ये बात कैसे करना है, 100% अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला डिराइव करना प्लीज सीख लेना, ठीक है। ये वाला जो डेरिवेशन है ये आएगा जब तुम्हारा इस चैप्टर का एग्जाम होगा। ये सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख लेना, एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं सीख लेना, फिर उसके बाद ये वाला वैल्यू पूरा का पूरा तुम्हें डेरिवेशन आना चाहिए। अंडरस्टूड, आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट नहीं है ना, मतलब डायरेक्टली तुम्हारा फॉर्मूला डाला, फॉर्मूला के अंदर तुम्हारा वैल्यूज पुट किया तो तुम्हें तुम्हारा थीटा मिल गया, थीटा का इस्तेमाल करके तुमने नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया है, यू हैव यूज्ड नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री टू फिगर आउट तुम्हारा क्या, द हाइट, हाइट कितना होगा तुम्हारे पास। नो डाउट्स, आगे बढ़ सकते हैं, प्योरली आगे बढ़ सकते हैं, नहीं ना, ठीक है। नाउ अगला, इफ अ कार हैविंग अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर मतलब कितना हो जाएगा, ऑड वैल्यू निकल के आएगी तुम्हारे पास, उसको वैसे ही निकालना पड़ेगा, ओके फाइन। 50 इंटू 5/18 ऑड वैल्यू निकल के आ रही है तुम्हारी 13.88 मीटर्स पर सेकेंड तुम्हारा निकल के आ गया। कैन राउंड द कर्व्ड बैंक एट एन एंगल थीटा, ठीक है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 40 मीटर्स एंड कंसिडर द फ्रिक्शन टू बी नेग्लिजिबल। अगेन अगेन तुम्हारा फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है, तो हम लोग डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला डाल सकते हैं। यहां पे क्या हो रहा है, अगर हमारा जो फ्रिक्शन जो है इफ इट इज नेग्लिजिबल तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पूछा क्या गया है हमें, इफ अ कार हैविंग अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर कैन राउंड द कर्व्ड बैंक एट एन एंगल थीटा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 40 मीटर्स पर सेकेंड। सो कैन वी डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला यहाँ पे, v इज इक्वल टू तुम्हारा क्या था वो, रूट अंडर आर जी टैन थीटा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा, तो टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ये एग्जैक्ट वैल्यू तुम्हारे निकल के आएगी। इन्होंने जो किया है वो बहुत लंबा चौड़ा है, ये करने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इनका भी देखो क्या क्या करने के बाद भी टैन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी ही निकल के आ रहा है। सारे के सारे वैल्यूज पुट करने पर अगेन तुम्हारा एक कॉम्प्लिकेटेड नंबर आ रहा है। सो हमारा थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 26.18,
अगेन फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है तो v इज इक्वल टू रूट अंडर आर जी टैन थीटा, v इज इक्वल टू रूट अंडर आर जी टैन थीटा के बराबर हो जाएगा। अगर फ्रिक्शन नेग्लिजिबल नहीं है तो क्या हो जाएगा? किसी को याद है? कोई वो फॉर्मूला बिना देखे बोल सकता है? रूट अंडर, हाँ हाँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो रूट क्यों डाल रहे हो? हाँ हाँ आर जी, हाँ ब्रैकेट में यूएस, हाँ प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस, हाँ 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। ये दिमाग के अंदर रख लो इसको, ठीक है। अगला, सो अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, ठीक है, अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 2 kg rests on a soft horizontal floor, ठीक है, when an iron cylinder of mass 25 kg is placed on top of the block, the floor yields steadily। इसका मतलब क्या है? देखो समझो, तुम कभी भी बीच में गए हो? हाँ, तुमने बहुत सारे टाइम पे तुमने सुना होगा क्विक सैंड के बारे में। क्विकसैंड के पास क्या होता है? छोटे छोटे इंसेक्ट्स उसके ऊपर जब खड़े रहते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मगर हम जैसे भारी भरकम लोग अगर उसके ऊपर खड़े हो गए, देन हम लोग नीचे की तरफ धंसने लग जाते हैं। और जब हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, वी आर बेसिकली एक्सिलरेटिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है, क्योंकि हमारे पे दो फोर्सेस लग रहे थे, एक mg लग रहा था, एक नॉर्मल फोर्स लग रहा था। नॉर्मल फोर्स अनफॉर्चुनेटली हार गया, जिसके कारण mg माइनस आर इज इक्वल टू ma की तरह हम लोग नीचे जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसे ही, ऐसे मतलब गंदे तरीके से लिखा रहेगा, तो क्वेश्चन को देख के ही तुम्हें समझना है कि इसका मतलब क्या है। अब वुडन ब्लॉक ऑफ मास 2 kg रेस्ट ऑन अ सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर। अब इसको जब 2 kg का वेट था तब कोई डिप्रेशन नहीं हो रहा था, 2 kg के वेट में नो डिप्रेशन वाज हैपनिंग। व्हेन एन आयरन सिलेंडर ऑफ मास 25 kg इज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ अ ब्लॉक, एक 25 kg का जो मास है उसको जब हम लोग उस ब्लॉक के ऊपर रख देते हैं, द फ्लोर यील्ड्स स्टेडीली एंड द ब्लॉक एंड द सिलेंडर गो डाउन टुगेदर, दोनों के दोनों नीचे की तरफ जा रहे हैं विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो 0.1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है वो क्या है पता है? एम ए का जो ए होता है ना, आर माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, या फिर एम जी माइनस अपवर्ड फोर्स, डाउन माइनस अप इज इक्वल टू डाउन होगा, अप माइनस डाउन इज इक्वल टू अप होगा, ठीक है। उसका जो अपवर्ड एक्सेलरेशन है ना, वो है तुम्हारा 0.1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द एक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑन द फ्लोर बिफोर एंड आफ्टर द फ्लोर यील्ड्स? बिफोर द फ्लोर यील्ड्स क्या हो रहा था? बिफोर द फ्लोर, फ्लोर कब यील्ड करना शुरू हुआ तुम्हारा? जब तुमने वो 25 किलो का रखा, उससे पहले तो नॉर्मल ठीक था, ठीक है। सो व्हाट इज द एक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑन द फ्लोर? ब्लॉक फ्लोर पे कितना एक्ट कर रहा है? उसके वेट जितना एक्ट करेगा, है ना, mg के बराबर एक्ट करेगा। सो तुम्हारा 2 kg का ब्लॉक था, तुम्हारा 10 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर तुम्हारा g की वैल्यू थी, तो डाउनवर्ड फोर्स बिकेम इक्वल टू हाउ मच? 20 न्यूटन, ठीक है। सो द डाउनवर्ड फोर्स वाज इक्वल टू 20 न्यूटन्स, दैट वाज द एक्शन प्रोवाइडेड बाय द ब्लॉक ऑन द सॉफ्ट फ्लोर। ये किसी को डाउट है यहाँ पे? बिफोर द फ्लोर यील्डेड, ठीक है। अगला, आफ्टर द फ्लोर स्टार्ट्स टू यील्ड। मैंने हमेशा तुम लोगों को बताया है कि अगर तुम्हारे पास वो जो लिफ्ट का प्रॉब्लम है, याद है तुम्हारे पास क्या होता है? अगर एक लिफ्ट तुम्हारी नीचे की तरफ जा रही है, लिफ्ट अगर जब स्टेशनरी होता है तो क्या होता है तुम्हारे पास? ये नीचे की तरफ mg होता है, ऊपर की तरफ तुम्हारा r होता है, या फिर टेंशन, विच एवर इज कंफर्टेबल विथ यू। हाँ, टेन, हाँ, तो तुम्हारा जब स्टेशनरी रहेगा तो r इज इक्वल टू mg होता है फॉर स्टेशनरी। जब नीचे जा रहा है कौन सा फोर्स जीता? जब लिफ्ट तुम्हारा, हाँ, mg जीत गया तो mg इज हायर, एग्जैक्टली mg माइनस r इज इक्वल टू ma। अगर ये a के एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, a के एक्सेलरेशन से अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो ma हो गया, और अगर ये ऊपर जा रहा है लिफ्ट तो r माइनस, क्योंकि r ऑब्वियसली बड़ा था, r माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो ये जो था तुम्हारा डाउन के लिए था, और r माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए ये अपवर्ड के लिए है, ठीक है। एक डाउनवर्ड के लिए हो गया तुम्हारे पास, एक तुम्हारा अपवर्ड के लिए हो गया। एनी डाउट्स यहाँ पे? अब यही चीज हम लोग को यहाँ पे भी लगाना है। सो क्या हो रहा है हमारे पास?
वी आर हैविंग व्हाट इज द टोटल मास दैट वी हैव 2 kg प्लस 25 kg। तो वेट नीचे कितना लग रहा है 27 मल्टीप्लाइड बाय 10, दैट इज हमारा जो ओवरऑल ब्लॉक है इसको हम लोग 27 kg करके लिख सकते हैं। सो ओवरऑल वेट तुम्हारा जा रहा है 270 न्यूटन्स नीचे की तरफ। ठीक है, फिर अब ऊपर की तरफ तुम्हारा जो जा रहा है वो है आर डैश। इसी को हम लोगों को निकालना है। we have to calculate what is the reactionary force that the surface is experiencing। जो भी सरफेस तुम्हारा एक्सपीरियंस कर रहा है दैट इज द रिएक्शनरी फोर्स। अब नीचे की तरफ जा रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, mg माइनस आर डैश इज इक्वल टू एम ए के बराबर हो गया। सो आर डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg माइनस एम ए, mg माइनस एम ए के बराबर हो गया। सो आर डैश इज इक्वल टू एम जी माइनस ए के बराबर हो गया। एक्सीलरेशन नीचे कितना था तुम्हारे पास, एक्सीलरेशन नीचे तुम्हारे पास था 0.1। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, इन्होंने वो नहीं पूछा है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ व्हाट इज द एक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑन द फ्लोर पूछा है। एक्शन ऑन द ब्लॉक ऑफ द फ्लोर बेसिकली तुम्हारा 270 न्यूटन के बराबर ही होगा। रिएक्शनरी फोर्स पूछा नहीं, आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग दिस। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ इज W इज इक्वल टू mg, 270 न्यूटन के बराबर है। सो 270 माइनस आर डैश इज इक्वल टू तुम्हारा पास क्या है, एक सेकंड रुको। हाँ सही तो नहीं नहीं, सही है सही है सही है। व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर देन, आर डैश इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस 0.1। आर डैश की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 27 इंटू 9.9। 27 इंटू 9.9 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, हाँ 267.3। ठीक है, इसके बराबर तुम्हारा निकल के आ गया। सही जा रहे थे, पता नहीं आधे रास्ते में मैं कंफ्यूज क्यों हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, द रिएक्शनरी फोर्स कितना निकल के आ रहा है तुम्हें समझ में आ गया। ओके, consider two masses m1 and m2 connected by a light and inextendable string passing over a smooth pulley which is fixed by a rigid cord। फॉर यहाँ पे एक रिजिड कॉर्ड है, यहाँ पे देखो ये जो है तुम्हारा ये रिजिड सपोर्ट है, ये तुम्हारा मेन कॉर्ड है, और यहाँ पे तुम्हारे पास दो ब्लॉक्स आ रहे हैं। ये बहुत ये आ सकता है तुम्हारा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे जहां पे मल्टीपल ब्लॉक्स दिए हो वैसा एक क्वेश्चन तुम्हारे पास आ सकता है। ठीक है, सो एक चीज जो तुम्हें याद रखनी है, ठीक है, टेंशन हमेशा ब्लॉक के दूर जाएगा। ठीक है, टेंशन हमेशा ब्लॉक के दूर जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आरव का हाथ खींच रहा हूं, ठीक है, ठीक है, अगर इफ आई बेसिकली स्टार्ट पुलिंग आरव हैंड, तो क्या हो रहा है, यू आर एक्सपीरियंसिंग, यू आर क्या बोलते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत पेन होना शुरू हो रहा है। क्यों, क्योंकि टेंशन तुम्हारा इस तरफ था। जब मैं तुम्हें पुल करने की कोशिश कर रहा हूं मेरा पे शोल्डर दर्द कर रहा है। नहीं समझ में आया ये, देखो अभी बताता हूँ। ठीक है, सो यहां पे क्या होता है तुम्हारे पास जब ऐसा एक ब्लॉक होता है। ठीक है, सो कंसिडर टू masses m1 and m2 connected by a light and inextendable string passing over a smooth light pulley। यहां पे लाइट क्यों बोला है पता है, लाइट इन एक्सटेंडेबल स्ट्रिंग क्यों बोला है, लाइट का मतलब है कोई मास है नहीं इसके ऊपर, देयर इज नो मास ऑन टॉप ऑफ दिस। ठीक है, कोई तुम्हारे पास जो है यहाँ पे मास नहीं है। नाउ this device is also known as Atwood's machine। Find the tension in the rope and the acceleration of each block। एक बात बताओ, ये दोनों के दोनों ब्लॉक्स दे आर कनेक्टेड बाय वन सिंगल वायर, दोनों में फिर एक्सीलरेशन क्या होगा, हम्म, जीरो होगा, सेम होगा, है ना। बेसिकली अगर एक तुम्हारा 1 मीटर नीचे जा रहा है, दूसरे को 1 मीटर ऊपर आना पड़ेगा। जितने टाइम में वो 1 मीटर नीचे गया उतने टाइम पे उसे 1 मीटर ऊपर आना पड़ेगा। दोनों की वेलोसिटी सेम अमाउंट में चेंज हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, दोनों के पास सेम एक्सेलरेशन निकल के आ रहा है। अगर एक का एक्सेलरेशन निकाल दिया तो दूसरे का एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली निकल गया। अब यहाँ पे देखो तुम्हारे पास, यहाँ पे किसी एक ब्लॉक को तुम हैवियर मानो, इस पुल्ली के हिसाब से M2 नीचे है M1 ऊपर है, तो क्या हम लोग मान सकते हैं कि M2 इज ग्रेटर देन M1 मान सकते हैं।
है ना, m2 इज ग्रेटर देन m1। सो हमारा डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, m2 इज गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, m1 इज गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब इस m2 ब्लॉक के अंदर, m1 ब्लॉक के अंदर क्या क्या फोर्स लग रहा है देखते हैं। m1 ब्लॉक के अंदर तुम्हारे पास एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है m1g, ऊपर फोर्स तुम्हारा लग रहा है क्या, T। पूरे के पूरे वायर के अंदर सेम टेंशन होगा, ठीक है। जब मैं और आरव दोनों का हाथ एक दूसरे को खींच रहे थे, ठीक है, द टेंशन दैट वी वर फेसिंग इन आवर हैंड वाज द सेम। डजंट मैटर कि मैं आरव से क्या बोलते हैं 20 किलो ज्यादा हैवी हूं, ठीक है, इट डजंट मैटर, मेरा और उसका जो टेंशन है वो बिल्कुल सेम रहेगा। अंडरस्टूड। सो यहां पे मूवमेंट कहां पे हो रहा है, m1 का मूवमेंट ओवरऑल कहां पे हो रहा है, डाउनवर्ड की अपवर्ड, अपवर्ड हो रहा है। द ओवरऑल मूवमेंट इज अपवर्ड्स। अगर अपवर्ड मूवमेंट अगर हमारा हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं यूजली, हम लोग बोलते हैं कौन जीता फिर, अगर अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है हु वॉन एट द एंड, टी जीत गया। सो टी माइनस m1g इज इक्वल टू तुम्हारा m1 इंटू ए बोल सकता हूं मैं। अब दूसरे ब्लॉक में देखो, दूसरे ब्लॉक के अंदर क्या हो रहा है, दिस इज m2, यहां पे तुम्हारा m2g नीचे की तरफ जा रहा है और तुम्हारा यहां पे जो टेंशन है ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। डोंट थिंक कि यहां पे अरे टेंशन मेरा ऐसे जा रहा है तो टेंशन मेरा यहीं पे आएगा, नहीं। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू इज, ये मेरे को थोड़ा टाइम लगा था जब मैं तुम्हारे एज में था। आई यूज टू फील लाइक कि जो टेंशन है तुम्हारे पास यहां पे इस बॉडी पे और इस बॉडी पे अगर हम लोग देखें तो मेरे को लगता था पहले कि टेंशन ऐसे जा रहा है तो यही टेंशन ऐसे तुम्हारा आ जाएगा, क्या ऐसा होता नहीं है। अगर तुम्हारा टेंशन ऐसे जाके नीचे की तरफ जा रहा है देन व्हाट हैपेंस, इस m1 ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींचने के लिए कोई फोर्स होगा ही नहीं, है ना। m1 ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींचने के लिए कोई ब्लॉक फोर्स होगा ही नहीं। टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर जाता है, जो भी ऑब्जेक्ट तुम कनेक्ट करके रखे हो टेंशन हमेशा क्या करेगा, दूर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये बात अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। ओके, सो यहां पे हमारे पास क्या हो रहा है, टेंशन अभी भी ऊपर है, m2g नीचे है, मगर बिकॉज द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द ब्लॉक m2 इज डाउनवर्ड्स, हम लोग क्या बोलेंगे, m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2 इंटू ए। समझ में आ गया। अब दो इक्वेशंस हमें मिल चुकी है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो ए निकालना है, वी हैव अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स प्रॉब्लम, है ना। m1 हमें पता है, m2 हमें पता है, दे आर कांस्टेंट्स, हाँ, g is a constant, the only two variables that we don't know are tension and acceleration, है ना। टेंशन और एक्सीलरेशन आर द वेरिएबल्स, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आइदर भी सब्स्टिट्यूट और भी एलिमिनेट, ठीक है। आई यूजली प्रेफर एलिमिनेशन, ठीक है। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a, उसी तरह से माइनस टी प्लस m2g इज इक्वल टू m2a। यहां पे कोई डाउट है, नहीं। सो बेसिकली इफ आई एलिमिनेट बोथ ऑफ देम, दिया यहां पे देखो, ऐड कर दिया मैंने, तो मेरे दोनों के दोनों टेंशन एक जैसा निकल गए। सो यहां पे क्या हो जाएगा, m2g माइनस m1g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए, हाँ कि ना। देयरफॉर a इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, खत्म। एक्सीलरेशन यही आ रहा है हमारे पास, देखो m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, क्लियर। अब यहां पे ये जो एक्सीलरेशन का वैल्यू है ये किसी एक फॉर्मूला में डाल दो, कोई भी फॉर्मूला चूज करो। मैं चूज कर रहा हूं ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। आई एम गोना चूज दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के अंदर मैं ए की वैल्यू डालूंगा तो क्या निकलेगा, मेरा टी का वैल्यू निकल जाएगा। करें इसको, चलो देखते हैं। यहां पे एक्सीलरेशन की वैल्यू ये है हमारे पास, टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, टी इस फॉर्मूला से हमें टी क्या मिल रहा है, टी इज इक्वल टू m1a प्लस m2a, सॉरी m2, सॉरी क्या लिख रखा हूं मैं, m1a प्लस m1g, है ना। सो इसको मैं लिख सकता हूं t इज इक्वल टू m1a प्लस g करके लिख सकता हूं, है ना। अब यहां पे वही चीज लिख देता हूं, t इज इक्वल टू m1 a प्लस जी। अब
एक ही जगह मैं ये पूरा का पूरा भारी भरकम वैल्यू लिखने वाला हूं, ठीक है। इज इक्वल टू M1 M2 माइनस M1 इंटू जी प्लस जी अपॉन M1 प्लस M2। एक ही जगह दिस होल थिंग इज रिप्रेजेंटिंग माई ए। ये पूरा का पूरा मेरा क्या है, ए है, हाँ कि ना। ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है ये मेरा ए है। सो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे M1, अब M2 माइनस M1 इंटू जी प्लस डिनोमिनेटर को सेम कर दो, M1 प्लस M2 इंटू जी अपॉन ऊपर और नीचे यहां पे मैंने क्या किया है, M1 प्लस M2 को मल्टीप्लाई कर दिया है। एनी डाउट्स यहां पे, अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है, क्लियर है। अब ब्रैकेट्स खोल दो तुम, T इज इक्वल टू M1 को अभी के लिए बाहर ही रखो, ठीक है, M2G माइनस M1G प्लस तुम्हारा यहां पे M1G प्लस M2G अपॉन M1 प्लस M2। कुछ कट रहा है यहां पे, M1G माइनस M1G कट गया। सो बचा क्या तुम्हारे पास, T इज इक्वल टू M1 इंटू M2G प्लस M2G, 2M2G अपॉन M1 प्लस M2 इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2, है ना। दिस इज इक्वल टू T। क्या यही आंसर आया इनका, 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। टेंशन भी हम लोगों ने निकाल दिया, क्लियर हो गया ये बात। सो यही था ना हमारा क्वेश्चन। और कुछ पूछा था इन्होंने, फाइंड द टेंशन इन द रोप एंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। टेंशन इन द रोप हम लोग निकाल चुके हैं, टेंशन भी हमारा निकल के आ गया, एक्सेलरेशन भी हमारा निकल के आ गया, इसकी जरूरत नहीं है अभी के लिए, ठीक है। अगर ये पूछा जाए, ठीक है, बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू आस्क यू हियर इज, हमारा आर जो मेन पुल्ली पे है, यहां पे इस डायग्राम को देखो, ये डायग्राम देख रहे हो, इस मेन पुल्ली पे तुम्हारा कैसा बॉडी डायग्राम बन रहा है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ इस व्हील को देखो, ठीक है, हाँ, इस व्हील को देखो, बैठ जाओ, इस व्हील को यहां पे देखो, यहां पे तुम्हारा दो अलग अलग रस्सियां निकल के आ रही है, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, तुम्हारा एक टेंशन ऊपर की तरफ जा रहा है, यहां पे तुम्हारा एक टेंशन फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है, और तुम्हारा जो नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या कर रहा है, इट इज बेसिकली यहां पे इस तरह से, सॉरी, अभी के लिए पुल्ली हमारा ऑब्जेक्ट है, दिस पुल्ली इज अवर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे पुल्ली, सिर्फ हम लोगों ने भी मासेस को नहीं देखा है, सिर्फ और सिर्फ पुल्लीज को देखा है, ठीक है। सो यहां पे क्या हो रहा है तुम्हारे पास, ठीक है। सो यहां पे टी, टी नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, आर। ये इसको मैं समझाता हूं, ठीक है, क्या हो रहा है यहां पे, अगर मासेस दे रखा था, ठीक है, देखो, आरव के लिए, आरव का अगर मैंने हाथ ऐसे दबाया, ऐसे खींच के मैंने क्या बोलते खींचा, उसके लिए क्या था, टेंशन ऐसे जा रहा था, मेरे लिए कैसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। सो इस पुल्ली के लिए क्या हो रहा है, दोनों के दोनों टेंशन नीचे की तरफ जा रहे हैं, मास दिया होता तो टेंशन ऊपर की तरफ जाता। हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ उस सिस्टम की बात कर रहे हैं जहां पे हमारे पास क्या है, पुलिस है, ठीक है। सो दोनों के दोनों टेंशन नीचे की तरफ जा रहे हैं, तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है। सो कहना है राइट, आर इज इक्वल टू 2T करके लिख सकता हूं। सो देयरफॉर तुम्हारा यहां पे जो भी तुम्हारे पास वैल्यू है, आर बिकम्स इक्वल टू व्हाट, 2 into 2M1, एक सेकंड रुको, M2G अपॉन M1 प्लस M2 निकल के आ गया। सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन ना। तो हमारे पास क्या मिला, R इज इक्वल टू 4M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। क्लियर हो गया ये बात, अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। चलो इनका मैं एग्जाम को स्टार्ट करा देता हूं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, 2 मिनट रुक जाओ बस। ओके, तो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 16, a body of mass m
m1 equal to 20 kg is placed on a smooth horizontal table. This body is connected to a string which passes over a frictionless pulley. The string also carries another mass of m2 equal to 10 kg on the other end. ठीक है, सिर्फ सॉल्यूशन मत देखो, सिर्फ और सिर्फ इस डायग्राम को देखो और कुछ मत देखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारे पास एक मास m1 जो है, will this mass m1 ever move in the vertical direction? कभी भी जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में? नहीं, पक्का ना, नहीं जाएगा ना? ओके, वेरी गुड, नहीं जाएगा, ये सही आंसर। तुम्हारा m2 थोड़ा सा भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट रहेगा? m2 का नहीं, m2 तुम्हारा स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे आ रहा है और तुम्हारा जो m1 है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। एम आई राइट? ये दोनों के दोनों चीजों में एनी डाउट्स है तुम्हारे पास? नहीं, ओके फाइन। तो the string also carries a body of mass m2 equal to 10 kg at the other end. Find out the acceleration which will be produced when the nail fixed on the table is removed. यहाँ नेल सडनली कहां से आया, नहीं आइडिया। तो बेसिकली क्या होता है, ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट शुरू होने से पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे इन्होंने एक नेल लगा के रखा हुआ था so that the system will stay in equilibrium. The nail was basically holding the whole system in rest. जैसे ही हम लोगों ने रस्सी निकाल दी तो क्या हुआ, तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है मूव करना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो find out the acceleration which will be produced when the nail fixed on the table is removed. Also find out the tension in the string due to the motion of the bodies. What is the result when the bodies stop? जब तुम्हारा बॉडी स्टॉप करता है, ठीक है, अगर रुक जाता है फाइनली, तब तुम्हारा क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू इन द, अभी क्या तुम्हारा टेंशन कम होगा, बढ़ेगा, कैसे हो जाएगा, वो सब कुछ हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। टेक जी इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर केजी, ठीक है, हमें जी की वैल्यू भी हमें दे रखी है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो हमारा जो फ्री बॉडी डायग्राम है, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम से ही शुरू करते हैं, ठीक है। इट इज अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, ये जो है हॉरिजॉन्टल टेबल इज अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो तुम्हारे पास ये जो m1 है, m1 की जगह मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, 20 किलो लिख दूं, 20 केजी। एक क्वेश्चन है, हाँ, विल इट स्टॉप क्योंकि वो पूरा इधर तक खींच ले, या विल इट स्टॉप क्योंकि एंकल नीचे छू रहा है? नीचे छूने का कुछ दिया नहीं है। कुछ नहीं दिया है, हमें बस इमेजिन करना है रुक गया तो, रुकने पर एक्सेलरेशन जीरो हो गया, दैट्स इट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मेरे दिमाग में आए नहीं थे, मगर नहीं है, क्यों रुका, रुक, हमें नहीं पता, डू वी डोंट केयर, रुकने का मतलब क्या है, तुम्हारा एक्सेलरेशन जीरो हो चुका है, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है। सो 20 केजी का मास है हमारे पास, सो 20 केजी का मास प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, ठीक है। द बॉडी इज कनेक्टेड टू अ स्ट्रिंग व्हिच पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस, ओके, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे व्हाट इज दिस, दिस वेट इज हाउ मच, 200 न्यूटन्स, और ऊपर तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन है, there is no vertical movement, so 200 newtons will become equal to normal reaction. So the whole force that is acting on this m1 is only, कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, रिएक्शन और तुम्हारा वेट एक दूसरे को कैंसिल कर चुके हैं, the reaction and weight have completely cancelled each other, right? So the only net force that is acting on m1 is the tension that is provided by m2. अब m2 कितना टेंशन प्रोवाइड कर रहा है देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे m2 ब्लॉक को देखो, आई थिंक मैंने यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ये टी जा रहा है, द ओनली थिंग दैट इज मेकिंग इट मूव इज टी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। m2 को देखो, यहाँ पे m2 कितने केजी का है, 10 केजी का है, ये तुम्हारा नीचे कितना हुआ, 100 न्यूटन्स, ऊपर की तरफ तुम्हारा जा रहा है टेंशन, ठीक है, और तुम्हारा नीचे द स्ट्रिंग आल्सो carries another body of mass m2, find out the acceleration which will be produced when the friction is removed, okay। तो यहाँ पे तुम्हारा नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे तुम्हारा इस तरफ जा रहा है, तो एक्सीलरेशन इस तरफ है, यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा है तो तुम्हारा एक्सीलरेशन डाउनवर्ड्स है। तो इस डायग्राम का क्या बोलते हैं, मेरे को इक्वेशन बना के देखो, क्या हो जाएगा, m2g minus p is equal to m2 into a,
हाँ कि ना, इस इक्वेशन यही हो गया। अब इसका क्या हो जाएगा, who is providing the force to move, नहीं, टेंशन इज प्रोवाइड, इस वाले की बात कर रहा हूं मैं, ऊपर वाले में who, एक क्या कहते क्या, P is equal to m1, that's it। तो तुम्हारे पास टेंशन इज इक्वल टू m1 a के बराबर आ रहा है। तो टेंशन की वैल्यू तुम्हें मिल चुकी है। अब इस टेंशन को क्या करो, इसके अंदर डाल दो, ताकि सी राइट नाउ यू आर हैविंग अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टेंशन भी तुम्हें नहीं पता, तुम्हें तुम्हारा एक्सीलरेशन में भी नहीं पता, मगर इस वाले इक्वेशन से तुम लोग को याद है, तुम लोग ये करते थे बहुत बार। हाँ, जब तुम्हारे पास वेरिएबल्स नहीं होते थे तुम क्या करते थे, तुम एक वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करते थे, दूसरे वेरिएबल के अंदर डालते थे, सब्स्टिट्यूशन बोलते थे हम लोग इसको क्लास 10th में, है ना। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। हर एक मैथ्स का जो टॉपिक है यहाँ पे काम आने वाला है। थोड़े टाइम बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो सीखने वाले हैं अगले चैप्टर में, वो भी काम आएगा इवेंचुअली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे, हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर स्किप कर दिया, हाँ, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स करते हैं पहले, समझ को था, क्योंकि तुम लोगों का एनीवेज क्या बोलते हैं, पहले के 3 चैप्टर में तो आ रहा है। एग्जाम तो हमारा अगले महीने है ना तुम्हारा। हाँ ठीक है, पहले लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स करते हैं, बहुत फन चैप्टर है। तुम लोगों को लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में के अंदर तुम लोगों को यहाँ पे जितने भी फिजिक्स के टॉपिक्स हैं आप बोलते हैं ना, टेकिंग डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, हाँ, लिमिट कहाँ से है, वो क्या चीज है वो तुम्हें पता चलता है। लेट्स डू वन थिंग देन, फिर क्या बोलते हैं, ये चैप्टर के बाद मैं चैप्टर नंबर 4 शुरू करने वाला था केमिस्ट्री का। तो एक काम करते हैं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पहले खत्म कर देते हैं, वो एक्चुअली पढ़ाने में बहुत मजा आता है। ठीक है, चलो। तो हमारे पास यहाँ पे टी इज इक्वल टू एम वन ए आ गया, इसको यहाँ पे डाल देते हैं, एम टू जी माइनस एम वन इंटू ए इज इक्वल टू तुम्हारा एम टू इंटू ए के बराबर आ गया। हाँ, तो यहाँ पे एम टू जी इज इक्वल टू एम वन ए प्लस एम टू ए लिख सकता हूँ, या फिर एम टू जी इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू इंटू ए लिख सकता हूँ। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू एम टू जी अपॉन एम वन प्लस एम टू। आई रियली बिलीव, क्या बोलते हैं, तुम लोग ये खत्म करके तुम्हें क्या करना चाहिए, वैल्यूज पुट करने चाहिए। सबसे पहले इसी वेरिएबल्स के अंदर ही क्या रखो, अपना सारा का सारा फॉर्मेट रखो, एंड में जाके तुम अपना वैल्यूज डालोगे ना। मैंने क्या किया था, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कचरा कर दिया, ये करने की जरूरत नहीं है। हमेशा ये सब कुछ डालने के बाद तुम्हारा एक कन्वीनियंट फॉर्मूला बनने के बाद अगर तुम करोगे तो ज्यादा आसान रहेगा हमेशा। तो m2 की वैल्यू क्या है, 10 इंटू तुम्हारा 10 अपॉन 100 अपॉन m1 प्लस m2 क्या था, 30 था। तो इज इक्वल टू क्या, यही आ रहा है आंसर हमारे पास। हाँ, 3.33 सही है। तो बेसिकली 100 अपॉन 10 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3.33 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर आ गया है। क्लियर है ये बात, 100% क्लियर। अब अगला चीज यहाँ पे क्या पूछा है हमसे, व्हाट इज द रिजल्ट व्हेन द बॉडी स्टॉप, फाइंड आउट द एक्सीलरेशन हो गया, ऑल्सो फाइंड द टेंशन इंस्टेंट, टेंशन इंस्टेंट निकालना है। किसी भी एक फॉर्मूला में डाल दो, कोई भी फॉर्मूला में डाल दो। यहाँ पे भी हमारे पास टेंशन है, यहाँ पे भी हमारे पास टेंशन है, ये वाला ऊपर वाला ज्यादा आसान है तो इसमें डाल देते हैं। तो टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, m1 इज 20 मल्टीप्लाइड बाय 3.33 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 66.66 या फिर 66.67 न्यूटन। राउंड ऑफ करने के बाद 66.66 जो होता है उसको हम 66.67 कर देते हैं, तो ये हमारा ये वाला वैल्यू भी निकल के आ गया। क्लियर, आगे फिर क्या पूछा इन्होंने, व्हाट इज द रिजल्ट व्हेन द बॉडी स्टॉप, एक्सेलरेशन को जीरो करो, एक्सेलरेशन को जीरो कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आइसोलेशन जीरो की तो टेंशन भी जीरो, टेंशन भी जीरो हो गया तुम्हारे पास। टेंशन जीरो हो गया तो तुम्हारा ये एक सेकंड रुको, मेरी जो सही ये सही बोल रहा है, when the body stop the acceleration is zero, suppose the tension becomes t as the net force on each body is zero, so for the body m2 t is equal to m2 into g,
For the body M2 10 newtons वाला। हाँ अच्छा, it is still hanging on the हैंग, अरे वो हाँ नीचे नहीं, मैंने एग्जैक्टली, बोला था नीचे टच नहीं हुआ है, नीचे टच नहीं, वो नीचे end टच तक आ नहीं गया। हुआ है, हाँ एग्जैक्ट। तो ये जो लास्ट वाला जो लॉजिक है इसमें मैं क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, आई विल राइट द बॉडी हैज नॉट टच्ड द ग्राउंड, ठीक है। द बॉडी कौन सा, M2 हैज नॉट टच्ड द ग्राउंड। अगर ये M2 ग्राउंड को टच किया ही नहीं है तो द since the body M2 is hanging, हैंग करने के कारण क्या हो जाएगा, देयर विल बी Tension of M2 टेंशन ऑन द स्प्रिंग, स्प्रिंग के ऊपर टेंशन होगा। बट यहाँ पे हमारा हमारा जो फॉर्मूला है नीचे वाला, यही से शुरू करते हैं। हमारे पास क्या था, M2G माइनस टी इज इक्वल टू M2 इंटू ए होता है, M2G minus P is equal to M2 into A is equal to 0, which states that M2G minus P is equal to तुम्हारा 0, which states that M2G is equal to टेंशन के बराबर हो गया, M2G तुम्हारा टेंशन के बराबर हो चुका है। क्रिस्टल क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, P becomes equal to 10 into 10 is equal to 100 न्यूटन के बराबर हो चुका है। क्लियर, सो दिस इज हाउ यू गेटिंग द वैल्यू। समझ में आ गया। अगला अगेन, हाँ स्टॉप हुआ है, इट हैज स्टॉप, ठीक है। अगर हैंग करना बंद हो जाए तो टेंशन बिल्कुल जीरो हो जाएगा स्ट्रिंग के ऊपर। तो वो केस को भी लेके चलो। हाँ वो भी केस लेके चलो, ऐसे लिख लो, इफ द बॉडी इज हैंगिंग, when the body stops, if M2 is hanging, then the tension will be 100 newtons. If the body is not hanging, it is touching the ground, therefore that's why it is stopping, then क्या हो जाएगा हमारे पास, zero, tension will be zero। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। Now, two bodies of mass 10 kg and 20 kg respectively, ये एक important logic based question है, यहाँ तुम लोगों को बहुत important चीज समझ में आने वाला है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, it surprised me also in the morning, ठीक है। Two bodies of mass 10 kg and 20 kg respectively kept on a smooth horizontal surface are tied to the ends of a light string. A horizontal force of 600 newtons is applied to A and B along the direction of the string. What is the tension on the string? तो तुम्हें क्या लगेगा, देखो बेसिकली यहाँ पे क्या रखा हुआ है, यहाँ पे सरफेस है, इट इज अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, ऑल इन ऑल सब कुछ ठीक है। ये एक ब्लॉक हो गया, ये तुम्हारा बड़ा ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया तुम्हारे पास, ये हो गया 10 kg, ये हो जाएगा तुम्हारा 20 kg, 10 kg 20 kg के बराबर हो गया ना। इन दोनों को तुमने क्या लगाया है, यह बेसिकली पुट स्प्रिंग बिली। तो आइडियली स्पीकिंग हमारा लॉजिकल ब्रेन क्या बोलने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर मैं इस 10 kg को, अगर 10 kg में फोर्स डालूं तो मेरा स्प्रिंग के अंदर टेंशन होने के कारण क्या होगा, 10 kg जो है, 10 kg के ऊपर अगर मैं फोर्स डालूं तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होने के कारण मेरा M2 भी मूव करने लगेगा। M1 तो मूव कर ही रहा है, फोर्स डाल दिया, whenever we put force on an object it moves, ठीक है। तो अगर मैंने M2 पे फोर्स डाला है, सॉरी M1 पे फोर्स डाला है, M1 मूव करने लगा, M2 खुद मूव करने लगा, 10 किलो मूव किया तो 20 किलो भी मूव करेगा। यही लॉजिक को मैं दूसरे में लगा रहा हूं। अगर मैं 20 किलो में अगर मैं अपना फोर्स डाल रहा हूं तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होने के कारण 10 किलो भी मूव करेगा, हाँ कि ना। दोनों के दोनों केसेस में जो स्ट्रिंग है, बीच का जो स्ट्रिंग है, इट इज एक्सर्टिंग सम अमाउंट ऑफ टेंशन। ये टेंशन के कारण ही तुम्हारा फोर्स एक जगह से दूसरी जगह की तरफ जा रहा है, तो फोर्स शुड बी इक्वल, राइट। दोनों के दोनों केसेस में टेंशन शुड रिमेन द सेम, राइट। हाँ, गलत। यहीं पे तुम्हारा सबसे बड़ा लॉजिक निकल के आता है। इमेजिन करो, ठीक है, इमेजिन करो कि तुम हो, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो,
तुम एक एक बेसिकली एक क्या बोलते हैं उससे, वैगन, ठीक है, वैगन के अंदर तुम थोड़ा बहुत एक छोटे से बच्चे को रख लिया तुम, ठीक है, और उसको तुम पुल करते हुए जा रहे हो, छोटे टाइम पे किया होगा तुम लोगों ने, सिबलिंग्स के साथ तो कुछ भी किया होगा, ठीक है। तो क्या होता है, तुम बड़े, ठीक है, तुम बड़े, वो जो व्हील के अंदर जो बच्चा है वो कितना मैक्स टू मैक्स 10 केजी का होगा, या फिर क्या बोलते हैं 7 केजी का होगा, ठीक है। when you are applying the force on the thread, क्या तुम्हें उस बच्चे को खींचना आसान था? वेट बहुत कम था, खींचना आसान था। खींचना आसान था इसका मतलब क्या था? टेंशन was less when the heavier body was pulling the lighter body. The tension on the thread was less. But when the lighter body is trying to pull the heavier body, तब टेंशन ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ गया? हेवियर बॉडी, खुद सोच के देखो, इट लाइक एन एक्सपेरिमेंट की तरह, ठीक है। हाँ, तुम्हारा हाथ कितना भारी है, उसके नीचे तुमने थ्रेड रखा है, जिसके ऊपर तुमने 1 केजी वेट को डाल के रखा है, थ्रेड टूट नहीं रहा है, ठीक है, टूट नहीं रहा है। अब उसी थ्रेड के ऊपर तुम लटके हुए हो, टेंशन अलग हो जाएगा। दोनों के दोनों सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तुम्हारा फोर्स जो है कम वेट वाले में भी, ज्यादा वेट वाले में भी क्या हो रहा था, सेम फोर्स अप्लाई हो रहा था, मगर बिकॉज बड़ा छोटे को मूव कर रहा था, टेंशन कम हो गया, छोटा बड़े को मूव करने की कोशिश कर रहा है, टेंशन ऑटोमेटिकली तुम्हारा बढ़ जा रहा है। यही है तुम्हारा, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, जहां पे तुम्हें एक एक एक्चुअल वर्किंग कॉन्सेप्ट समझ में आता है। एक इस क्वेश्चन के थ्रू वो लोग तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होगा। तो टू बॉडीज ऑफ मास, ये काम है, हाँ, टू बॉडीज ऑफ मास, ठीक है। सो यहाँ पे एक एक करके फ्री बॉडी डायग्राम बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। सो जब हमारा फोर्स सिर्फ और सिर्फ 10 केजी पे लग रहा था, ठीक है, 10 केजी पे जब हमारा फोर्स लग रहा था तो क्या हो रहा था, हमें क्या क्या दे रखा हुआ है, हमारे पास M1 10 केजी दे रखा हुआ है, M2 20 केजी दे रखा हुआ है, और तुम्हारा फोर्स अप्लाइड 600 न्यूटन दे रखा हुआ है फॉर बॉडी ए। बॉडी ए के अंदर क्या हो रहा है तुम्हारे पास, इस M1 के अंदर तुमने फोर्स इस डायरेक्शन में रखा हुआ है, टेंशन तुम्हारा पीछे के डायरेक्शन में जा रहा है ना, फोर्स एक डायरेक्शन में है, टेंशन दूसरे डायरेक्शन में है, उसके कारण तुम्हारा मूवमेंट भी निकल के आ रहा है। तो क्या बोलोगे, F माइनस टी इज इक्वल टू एम ए लिखोगे। देखो, बॉडी वॉज लाइक दिस, बॉडी के ऊपर तुम्हारा फोर्स ऐसे लग रहा था, मगर हाथ जो है, टेंशन जो है, क्या बोलते हैं उसको, पीछे की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है, मगर ओवरऑल अगर ये बॉडी तुम्हारी आगे की तरफ जा रही है तो आगे का फोर्स जीत गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट F माइनस टी इज इक्वल टू एम ए बोल सकते हैं, हाँ कि ना, F माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। दूसरे के केस में बताओ, दूसरे के केस में सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन भी नहीं है तुम्हारे पास, तो क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू एम टू ए। तो यहाँ पे इसको मैंने M1 लिख दिया, तो मैंने M2 लिख दिया, यहाँ पे है अप्लाइड फोर्स, यहाँ पे है तुम्हारा टेंशन, ऐसे तुम्हारा टेंशन आ रखा है, टेंशन वर्क्स लाइक दिस। समझ में आ गया? तो F माइनस टी इज इक्वल टू M1 इंटू ए, क्लियर? उसी तरह से यहाँ पे T इज इक्वल टू F, सॉरी, T is equal to m2a, both of them are traveling with the same acceleration। ये चीज पक्की है, तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट अगर ऐसे इतना स्पीड में जा रहा है, दूसरे को भी इतना आगे जाना ही पड़ेगा, both of them are traveling with the same speed। so f minus t is equal to m1a, t is equal to m2a के बराबर हो गए। एनी डाउट्स यहाँ पे? नहीं। तो यहाँ पे t is equal to m2a दे रखा हुआ है, सेम यू हैव टू यूज द सेम गेम प्लान, t की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो इस तरफ। सो f माइनस एम टू ए इज इक्वल टू एम वन ए के बराबर हो गया। तो f यहाँ पे
इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए डायरेक्टली लिख सकता हूँ, देयरफॉर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, f अपॉन m1 प्लस m2। f की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू f क्या है हमारा 600 अपॉन m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। एक्सेलरेशन क्या हो गया 20 meters per second square। ठीक है, सो बोथ द बॉडीज आर मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 meters per second square। ठीक है, टेंशन कितना हो जाएगा देखो, टेंशन विल बी इक्वल टू, कहां पे था हमारा फॉर्मूला ये वाला, ठीक है, यहाँ पे P इज इक्वल टू m2a हमारे पास, तो यहाँ पे देखो दिस वैल्यू टेंशन इज इक्वल टू m2 की वैल्यू क्या है 20, 20 into a is equal to 20 into 20 is equal to 400 newtons के बराबर होगा। So when the small object was trying to pull the heavier object with the same force 600 newtons, तुम्हारा 400 न्यूटन 600 न्यूटन फोर्स में 400 न्यूटन तो टेंशन की तरह काम कर रहा है। So what does it mean? 200 newtons of force was being used, 200 newtons of force was being used to move M1 block। बाकी तुम्हारा 400 न्यूटन कहाँ पे जा रहा था, पीछे के ब्लॉक में जा रहा था। अंडरस्टूड, ये तुम्हारा आईआईटी बेस्ड क्वेश्चन अगर होगा तो ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन निकल के आएंगे। ठीक है, कितना तुम्हारा फोर्स ये इंजन अप्लाई कर रहा है, हर एक बोगी में कितना तुम्हारा टेंशन होगा। 5 बोगी वाला अगर ट्रेन है तुम्हारे पास तो किसके लैच में सबसे ज्यादा टेंशन हमें देख, सबसे ज्यादा टेंशन और सबसे कम टेंशन किसके लैच में देखने को मिलेगा। ये बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं तुम्हारे पास। अगला नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हमारा यही पूरा का पूरा काम हमें करना है किसके लिए, फॉर द 20 kg। ठीक है, नाउ लेट द फोर्स एक्ट ऑन द 20 kg लोड। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पे तुम्हारे पास 20 kg में फोर्स लग रहा है। ठीक है, फोर्स यहाँ पे लग रहा है, दिस इज योर टेंशन, और ये है तुम्हारा 10 kg, ये है m1, ये है m2। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, ये है तुम्हारा 20 kg। तो अब 20 kg का फ्री बॉडी डायग्राम देखिए तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, टेंशन उल्टे के डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, F माइनस T इज इक्वल टू m2a, हाँ कि ना। उसी तरह से मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर तुम्हारा P इज इक्वल टू m1a के बराबर हो गया, टेंशन इज इक्वल टू m1a के बराबर हो गया, है ना। तो F माइनस T इज इक्वल टू m2a, T इज इक्वल टू m1a, T की वैल्यू यहाँ पर डाल दो तो क्या मिलेगा, F माइनस m1a इज इक्वल टू m2a। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, m1 plus m2 into a, acceleration is equal to force upon m1 plus m2। The force is going to remain, the acceleration is going to remain the same in both the cases। यहाँ पे भी f upon m1 plus m2 था, यहाँ पे भी तुम्हारे पास क्या है, f upon m1 plus m2 है। The only value that is changing is the tension। यहाँ पे टेंशन की वैल्यू क्या हो रही है, what is the value of tension यहाँ पे, T is equal to m1a के बराबर है। m1 की वैल्यू क्या है तुम्हारी, m1 की वैल्यू क्या है तुम्हारी, हाँ 10। सो टेंशन इज इक्वल टू तुम्हारा m1 इज हाउ मच, 10 इंटू तुम्हारा, अगेन हमारा एक्सेलरेशन क्या निकल के आया था 20, टेंशन इज इक्वल टू 200 न्यूटन्स। कुछ और समझ में आ रहा है, मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, फोर्स तो 600 न्यूटन का जो फोर्स है तुम्हारे पास वो क्या कर रहा है, तुम्हारे 10 केजी में 200 न्यूटन्स और 20 केजी में 400 न्यूटन्स की तरह डिवाइड हो रहा है, वही देखने को मिल रहा है तुम लोगों को। सो व्हेन अ हेवियर ऑब्जेक्ट is pulling a lighter object, tension will be reduced. When a lighter object is trying to pull a heavier object, tension will increase। समझ में आ गया, इसको एक रूल की तरह देख लो, ऑलवेज थिंक ऑफ इट एज अ रूल। 1 सेकेंड, ओके। सो अगला क्वेश्चन 18th वाला,
Consider the block of mass m is suspended by two strings, making angles alpha and beta with the horizontal as shown in figure. If the body is in equilibrium, then find out the tension in the string. टेंशन इन स्ट्रिंग कितना होगा हमें पता करना है. सो सबसे पहला क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो 18th वाले में देखो, mg नीचे की तरफ जा रहा है, दिस इज T2, दिस इज T1. ठीक है, दिस इज बीटा, दिस इज अल्फा. ठीक है, ये तुम्हारा ऐसे जा रहा है. सो T1 T2 अल्फा बीटा mg. ठीक है. Consider the body of mass m1 is suspended by two strings making an angle alpha and beta with the horizontal as shown in figure. If the body is in equilibrium, then find out the tension. So हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये जो टेंशन है T1 और T2 जो है, ये जो ऑकवर्ड एंगल्स में तुम्हारे देखने को मिल रहे हैं, इनको हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा. वी विल हैव टू रिजॉल्व देम इनटू द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स. ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में सबसे पहले इनको रिजॉल्व करना पड़ेगा. तो इसे कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे इफ दिस इज हमारा बीटा, सो क्या हम लोग बोल सकते हैं ये वैल्यू भी बीटा हो जाएगी. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये वैल्यू भी हमारी बीटा हो गई, सॉरी अल्फा हो गई. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो कैन आई से दैट दिस, ये जो वैल्यू है तुम्हारे पास, ऐसे तुम्हारा एंगल निकल के आ रहा है. ठीक है, कैन आई कॉल दिस T1 एज T1 cos अल्फा एंड T2 cos बीटा के बराबर है ना. T1 cos अल्फा और T2 cos बीटा तुम्हारा हो गया यहाँ पे T2 cos बीटा. T1 cos अल्फा एंड T2 cos बीटा तुम्हारे पास है. नाउ फिर क्या करना है हमें, ऊपर की तरफ ये हो गया मेरा T1 sin अल्फा, और ये क्या हो जाएगा मेरा T2 sin बीटा. सो T1 sin अल्फा एंड T2 sin बीटा हमारे पास आ गया. ठीक है, सो वी हैव रिजॉल्व द होल ऑफ द, क्या बोलते हैं, दिस थिंग इनटू हमारा cos अल्फा sin अल्फा और mg के फॉर्म में हम लोगों ने रिजॉल्व कर दिया है. इक्विलिब्रियम में है, इफ इट इज इन इक्विलिब्रियम दैट मींस T1, ये जो T1 cos अल्फा है शुड बी इक्वल टू T2 cos बीटा. T1 cos alpha should be equal to T2 cos beta because these are the horizontals. ठीक है, हॉरिजॉन्टल्स है हमारे पास. फिर उसके बाद यहां पे क्या है, यहां पे T1 sin अल्फा प्लस T2 sin अल्फा इज इक्वल टू mg के बराबर है. ठीक है, T1 sin अल्फा प्लस T2 sin अल्फा इज इक्वल टू mg. हमें निकालना क्या है अब, देन फाइंड द टेंशन ऑन द स्ट्रिंग. सो T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है. क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, व्हाट कैन वी डू, क्या मैं T2 को T1 के फॉर्म में या फिर T1 को T2 के फॉर्म में लिख सकता हूं. सब्स्टिट्यूशन ही करना है यहाँ पे भी. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आई एम गोना राइट T1 इज इक्वल टू T2 cos बीटा अपॉन cos अल्फा. ठीक है, और इस T1 को मैं इसके अंदर डाल दूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, आई विल गेट T2 cos बीटा अपॉन cos अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस T2 साइन अल्फा इज इक्वल टू mg के बराबर हो गया. एनी डाउट्स. ठीक है, सो T2 cos बीटा अपॉन cos, यहाँ पे तुम्हारे पास साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan अल्फा. T2 तुम्हारे पास यहाँ पे आ गया, नहीं नहीं, एक सेकंड रुको, उससे बेहतर एक तरीका है यहाँ पे. tan की जगह, tan भी सही है मगर उससे बेहतर एक ट्रिक है तुम्हारे पास. यू कैन डू T2 cos बीटा साइन अल्फा प्लस T2 साइन अल्फा cos बीटा. हाँ, क्या गलती है, ओ T2 साइन बीटा होना चाहिए था, सॉरी. T1 साइन अल्फा प्लस तुम्हारा यहाँ पे
T1 साइन अल्फा प्लस T2 साइन बीटा होना चाहिए था यहाँ पे। बीटा बीटा सो T1 इज इक्वल टू ये हो गया प्लस T2 साइन बीटा, वेरी गुड, ठीक है। T2 साइन बीटा इज इक्वल टू mg के बराबर हो गया। सो T2 cos बीटा साइन अल्फा प्लस T2 साइन अल्फा साइन बीट, एक सेकंड रुको, यहाँ पे फिर इसको मैं ठीक 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 ही कर देता हूँ इसके, यहाँ पे आई गेट T2 साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस तुम्हारा T2 साइन बीटा कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू mg। T1 T2 को बाहर निकालो, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी दैट इज तुम्हारा यहाँ पे साइन ऑफ क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा के बराबर हो गया। सो T2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू mg। तो T2 साइन, ये बार बार क्यों लिख रहा हूं मैं, T2 की वैल्यू डायरेक्टली लिख दें, T2 इज इक्वल टू mg कॉस अल्फा अपॉन तुम्हारा साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। सो T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, T1 की वैल्यू T2 cos बीटा अपॉन cos अल्फा है हमारे पास, ठीक है। T2 cos बीटा अपॉन तुम्हारा cos अल्फा, T2 की वैल्यू T2 cos बीटा और T2 की वैल्यू डाल देता हूं मैं यहाँ पे, mg cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय cos बीटा अपॉन तुम्हारा cos अल्फा, ये दोनों के दोनों कट गए तो बचा क्या तुम्हारे पास, mg cos बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा के बराबर हो गया, mg cos बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, क्लियर, ठीक है। सो ये हो गया मेरा T1 का वैल्यू। तो T1 और T2 कैसे निकल के समझ में आ गया। क्या किया हम लोगों ने, we resolved the two tension strings in the horizontal and the vertical component first। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डालने के बाद क्या किया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के वैल्यूज को इक्वल कर दिया, वर्टिकल कंपोनेंट्स के वैल्यूज को इक्वल कर दिया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के वैल्यू में से एक T1 निकाला या फिर T2, किसी भी एक को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करके ऊपर वाले इक्वेशन में डाल दिया, फिर उसके बाद जस्ट इक्वेशन को सॉल्व किया। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है, यू हैव टू मार्क दिस डाउन, मार्क करके रख लो, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आएंगे, ठीक है। तुम्हारे पास अभी के लिए तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, यहां से एक आ गया, फिर उसके बाद यहां से ऐसे करके, या फिर तुम्हारा एक एक स्ट्रिंग के अंदर कितना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा हो गया, मल्टीपल स्ट्रिंग्स, तो यहाँ पे कैसी वैल्यूज निकल के आएंगी, ये सारा का सारा चीज जो है ये तुम्हारे को याद रखना है। तो बेसिकली इस वाले क्वेश्चन को ढंग से समझ लेना, ठीक है। एनी डाउट्स यहाँ पे, इसको भी घर पे प्रैक्टिस करके देखो। हाँ हाँ, जैसे आपने अभी जो बनाया था हम्म, उसमें नीचे की तरफ से, हाँ, नीचे की तरफ से रिजॉल्व करना शुरू कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो डिटरमिन द टेंशन T1 एंड T2 इन द स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर, ठीक है। सो हमारे पास कितने स्ट्रिंग्स है, इसको देख के बताओ, ऐसी फिगर को देख के बताओ कितने स्ट्रिंग्स हैं जिनको हमें रिजॉल्व करना है। देयर इज ओनली वन स्ट्रिंग लेफ्ट, है ना, mg नीचे है,
तुम्हारा T2 भी तुम्हारा इसी अच्छे एक्सिस में ही है। द ओनली स्ट्रिंग दैट यू हैव टू रिजॉल्व इज T1। सिर्फ और सिर्फ T1 को तुम्हें रिजॉल्व करना है। देखो यहाँ पे, लुक एट दिस, T1 को तुम्हें क्या करना है, यू नो दैट दिस एंगल जो है, ये जो एंगल है तुम्हारे पास, दिस एंगल विल ऑल्सो बिकम 60 डिग्रीज। सो दिस विल बिकम T1 cos 60 डिग्रीज एंड दिस विल बिकम T1 साइन 60 डिग्रीज के बराबर हो गया। सो T1 cos 60 डिग्रीज और T1 साइन 60 डिग्रीज के बराबर आंसर आ गया। नाउ तुम्हारे पास व्हाट इज 4 kg वेट? हम्म 40 न्यूटन ऑफ फोर्स। 4 kg वेट इज इक्वल टू तुम्हारा 40 न्यूटन ऑफ फोर्स होता है। क्लियर? सो हमारे पास T1 साइन 60 डिग्रीज इज इक्वल टू 40 न्यूटन आ गया हमारे पास। तो T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे T1 साइन 60 डिग्रीज इज इक्वल टू 4 kg वेट इज इक्वल टू 4 into 10 या फिर 4 into 9.8, विच एवर सूट्स यू लिख लो। सो साइन 60 डिग्री इज हाउ मच? √3/2। सो T1 √3/2 इज इक्वल टू 40। देयरफॉर तुम्हारा T1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 40 सॉरी 40 into 2 upon √3, 2 upon √3 या फिर 80 upon √3 या फिर तुम्हारा 80 √3/3। ठीक है, अगर तुम रैशनलाइज करना पसंद करते हो तो 80 √3/3 के बराबर आ गया तुम्हारे पास। एनी डाउट्स यहाँ पे? नहीं। ओके, सो अब हमारे पास क्या है, T1 की वैल्यू निकल चुकी है, T2 की वैल्यू निकालनी है। T2 विल बी इक्वल टू व्हाट? T2 इज इक्वल टू T1 cos 60 डिग्रीज। सो T1 की वैल्यू क्या है, 80 √3/3। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, T2 इज इक्वल टू T1 इज हाउ मच, 80 √3/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, 40 √3/3 निकल के आ गया। अंडरस्टूड कैसे T1 और T2 निकला? सिंपल प्रॉब्लम्स है। स्ट्रिंग जो है तुम्हारा वो टेंशन लेके जा रहा है दूर, अगर एक एंगल में है तो उसे एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स के अंदर रिजॉल्व कर लो। तुम जो दो स्ट्रिंग बोल रहे थे वहां पे दूसरे वाले स्ट्रिंग को टच करने की जरूरत ही नहीं है। T2 इज इन द परफेक्ट पोजिशन पॉसिबल। T1 ही है जो क्या बोलते हैं तुम्हारा पूरा का पूरा एड क्रिएट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? अगला डिपेंड करता है वो भी तुम्हारा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास ऐसा है, तुम्हारा जो mg नीचे है, मैं इसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की फॉर्म में नहीं करूंगा। आई बिकॉज सारा का देखो, फ्रिक्शन तुम्हारा इस डायरेक्शन में है, फोर्स अप्लाइड तुम्हारा इस डायरेक्शन में है, वाई वुड यू वांट एक्स एंड वाई? तो सभी के सभी को क्या कर दो, ऐसे करके रिजॉल्व कर दो। इट डिपेंड्स फ्रॉम सिनारियो टू सिनारियो, किस तरह से तुम इसे रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, अंडरस्टूड? ये इस वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट है? आगे बढ़ते हैं। सी इन फिगर, अच्छा ये वाला क्वेश्चन हाँ थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं आंसर्स डाल के दे रखा हुआ है इन्होंने। सी इन फिगर a mass of 6 kg is suspended by a rope of length 2 meters। ठीक है, एक 2 मीटर का जो रोप है तुम्हारा सस्पेंडेड है, ठीक है, फ्रॉम अ सीलिंग। अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट P ऑफ द रोप एज शोन इन फिगर। व्हाट इज द एंगल द रोप मेक्स विद द वर्टिकल? ठीक है, कितना एंगल तुम्हारा बना रहा है ये पूछना है। नाउ यूजुअली क्या हो रहा था, इनिशियली before the force was being applied the string was just like this। ठीक है, यहां पे एक तुम्हारा 6 kg का एक मास था, 6 kg का तुम्हारे पास नीचे एक मास था। ठीक है, नीचे के डायरेक्शन में जा रहा था तो तुम्हारा ऊपर के डायरेक्शन में क्या था, टेंशन था, और कुछ नहीं था, लाइफ सिंपल था तुम्हारे पास। मगर तुमने क्या किया, एग्जैक्टली इस मिड पॉइंट पे तुमने तुम्हारा एक फोर्स अप्लाई किया, जिसके कारण क्या हो गया, अपने दिमाग के अंदर रखो, तुम जब एक कर्टन को पकड़ते हो, कर्टन को बीच से ऐसे तुम हाथ लगाते हो तो क्या होता है, कर्टन तुम्हारा बेंड होते जाता है, नीचे वाला जो साइड है वो अभी भी हैंग करता रहेगा, नीचे वाला जो साइड है इट विल जस्ट स्टिल बी हैंगिंग, बट जो ऊपर का जो हिस्सा है वो तुम्हारा क्या कर रहा है, एक तरफ बेंड होता जा रहा है।
सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग हियर। तुम्हारा यहाँ पे जब फोर्स लगा, द स्ट्रिंग का पोजीशन ऐसा हो गया, ठीक है, तो स्ट्रिंग का पोजीशन ही तुम्हारा चेंज कर दिया तुमने, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, यू हैव 6 kg नीचे के डायरेक्शन में, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो रहा है, 50 न्यूटन ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और तुम्हारा यहाँ पे क्या है, टेंशन, टेंशन कितना दे रखा है इन्होंने, टेंशन दे रखा है क्या इन्होंने, a force of 50 newtons is applied, okay, what is the angle the rope makes with the vertical neglect mass। एनीवेज हम लोग टेंशन अगर नहीं दे रखा है तो टेंशन निकाल लेंगे, है ना। देखो कैसे, यहां पे तुम्हारा ये जो एंगल है, कौन सा एंगल, 60 डिग्री विद द नॉर्मल, इसके साथ 60 डिग्री, इसके साथ तुम्हारा थीटा नहीं, 60 नहीं दिया, वो मैंने गलती से बोल दिया, थीटा दे रखा हुआ है, ठीक है। सो व्हाट इज दिस बिकम, ये तुम्हारा हमेशा जो साइड तुम्हारा थीटा के बगल में होता है हमेशा कॉस, टी कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, टी साइन थीटा, ठीक है। टी कॉस थीटा इज इक्वल टू 60, ठीक है। सो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू 60 न्यूटन के बराबर हो गए नीचे की तरफ, टी साइन थीटा इज इक्वल टू 50 न्यूटन के बराबर हो गया, ठीक है। सो दोनों को डिवाइड कर दो, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू 50 अपॉन 60, टी टी कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 6, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5 अपॉन 6 के बराबर हो गया। क्लियर है, फिनिश्ड, समझ में आया कैसे एंगल निकाला मैंने, और कुछ पूछा इन्होंने, नहीं और कुछ नहीं पूछा है, tan इनवर्स 5/6 के बराबर तुम्हारा आंसर निकल के आ गया। क्लियर, अब हमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना है, कॉपी रखा लो, क्या बोलते हैं, अभी हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं थोड़े बहुत, ठीक है। सो एनी डाउट्स यहाँ पे, ऑल वी डिड वॉज, वी एक तरह से यहाँ पे पूरा का पूरा रिजॉल्व का गेम खेल रहे थे, वी रिजॉल्व एवरीथिंग अप एंड वी फिगर आउट द आंसर। क्लियर है ये बात, अच्छे से क्लियर है ये, हाँ। इस ऐसे टेंशन बेस्ड क्वेश्चंस और कर सकते हो तुम लोग। इसके बाद हम लोगों को थोड़ा और हमारा लेवल अप करने के लिए वी विल हैव टू स्टार्ट विथ HC वर्मा बेस्ड क्वेश्चंस। HC वर्मा जो इन सब का फिजिक्स का बाप है वो, ठीक है, वो उसके क्वेश्चन को करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं थोड़ा और आगे जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले इस पे अपना क्या बोलते हैं, जस्ट ट्राई टू इम्प्रूव योर स्किल्स इन दिस लेवल, ठीक है। अभी तो मैं तुम लोगों को बताते जा रहा हूं, ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस तुम लोगों को खुद करना सीखना है, ठीक है। इसके जो एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को खत्म करो, ठीक है। मैं तुम्हारा टॉपिक प्रैक्टिस 2 खत्म करा दूंगा, टॉपिक प्रैक्टिस 1 और 1 तो मैंने होमवर्क में दे रखा हुआ है, किया है तुम लोगों ने टॉपिक प्रैक्टिस 1, हम्म ठीक है। सो शुरू करते हैं। A heavy point mass tied to the end of a string is whirled in a horizontal circle of radius 20 centimeters with a constant angular speed. What is the angular speed if the centripetal acceleration is 980 centimeters per second square? क्या क्या चीजें दे रखा है हमें, what all have they given us? They have given us the radius is equal to कितना है 20 centimeters with a constant angular speed, that is ओमेगा की वैल्यू क्या है तुम्हारा कांस्टेंट है, अभी हमें पता नहीं है, ओके। व्हाट इज द एंगुलर स्पीड इफ द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज 980 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर? एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की वैल्यू क्या होती है, सो बहुत बहुत पुराना टॉपिक है, 5 वीडियो जा चुके हैं, पीछे जाना पड़ेगा तुम लोगों को। सो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू v स्क्वायर्ड अपॉन r या फिर ओमेगा स्क्वायर्ड r के बराबर होता है। हमें पता है कि v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है,
फिर उसके बाद अल्फा की वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन आर ओमेगा स्क्वायर आर हो रही थी, फिर इसका सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होता है। इस तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर यहीं से आता है। ठीक है, सो हमें क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड दी एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड मतलब क्या है, ओमेगा निकालना है। ठीक है, सो ओमेगा निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास नो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमें सेंटीमीटर में दे रखा हुआ है। न्यूमरेटर में क्या है हमारे पास, लेट्स सी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू लेट्स सी 980 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू 980 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? फिर उसके बाद यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 980 अपॉन आर इज इक्वल टू 980 अपॉन 20। ऊपर और नीचे सेंटीमीटर सेंटीमीटर में है, ऊपर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, नीचे तुम्हारा सेंटीमीटर है, तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इट यू कैन चेंज इट। ठीक है, तुम्हारा मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर में करो, सेम वैल्यू तुम्हारा मिलने वाला है। सो क्या मिला, 49 क्या, 49 पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर मीटर कट चुका है, पर सेकेंड स्क्वायर बचेगा तुम्हारा बस, है ना। सो ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर 49 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 क्या, ओमेगा का क्या बोलते हैं यूनिट क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट फॉर ओमेगा, रेडियंस पर सेकेंड। ओमेगा की वैल्यू देखो यहां पे क्या था, पर सेकेंड स्क्वायर था, रूट के कारण तुम्हारा सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर के ऊपर जो स्क्वायर था वो भी तुम्हारा हट चुका है। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास, 7 रेडियंस पर सेकेंड। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ ट्रेन ट्रैवलिंग, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, एक सेकंड रुको। What is the acceleration of the train traveling at 50 meters per second as it goes round a curve of 250 meters radius? ठीक है, so what is the acceleration of a train traveling at 50 meters per second? हमें v की वैल्यू दे रखी है क्या, 50 meters per second as it goes round a curve of 250 meters। r की वैल्यू है तुम्हारे पास 250 मीटर्स। सो कैसे करेंगे इसको, हाँ सिंपल इक्वेशन और कुछ नहीं है यहाँ पे। कैलकुलेट द क्या पूछा है तुम्हें, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 50 मीटर्स पर सेकेंड एज इट गोज राउंड अ कर्व ऑफ 250 मीटर रेडियस। एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होती है, एंगुलर एक्सीलरेशन ही बता दो, एंगुलर एक्सीलरेशन ही तो चाहिए हमें, वी स्क्वायर अपॉन आर। वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वी तुम्हारे पास है, हाँ एग्जैक्टली। सो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 50 द होल स्क्वायर अपॉन 250 इज इक्वल टू 2500 अपॉन 250, 10 बचा। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या है तुम्हारे पास 10 मीटर्स पर, हाँ हाँ 10 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 10 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। A body placed on a rough inclined plane just begins to slide. Okay, ये another important question है। यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है, when the slope of the plane is equal to 1 in 4। 1 in 4 का मतलब क्या है तुम्हें समझना है।
1/4 का मतलब होता है जब अगर तुम एक स्लोप को बढ़ाते हो, ठीक है, व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द स्लोप्स हाइट, तो क्या हो रहा है, फॉर एवरी 1 सेंटीमीटर इंक्रीज, 1 सेंटीमीटर इंक्रीज के लिए तुम्हारा स्लोप क्या हो रहा है, 4 हो जा रहा है। ठीक है, सो 1/4 का मतलब 1/4 नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखना, 1/4 का मतलब 1/4 नहीं होता है। इसका लिटरल मतलब होता है तुम्हारे पास एक स्लोप ऐसा है, दिस इज 1 एंड दिस इज 4। ठीक है, फॉर एवरी 1 इंक्लिनेशन तुम्हारा 4 से बढ़ रहा है, 1/4। अंडरस्टूड? ठीक है, सो हम हमारा जो क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की फॉर्मूला क्या होता है, एक सिंपल फॉर्मूला था तुम्हारे, हमारा ये फॉर्मूला था, देखो इसको भी, आई नो तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हैं, मगर नया सिलेबस हमें कवर करते जाना है, वरना हाथ फिरली में पछताओगे। ठीक है, जो भी पढ़ना है साइड बाय साइड इसको भी खत्म करते जाओ। बेस्ट चीज है क्लास में ही खत पढ़ लो, क्लास में पढ़ो, घर पे जाके एक बार रीड मारो, क्लास में पढ़ो, घर पे जाके एक और बार रीड मारो, दैट्स इट, फिनिश्ड। और कुछ नहीं करना है। देखो क्वेश्चन, हाँ हाँ, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल, नहीं फैक्टराइज पूछा है तुमसे, फैक्टराइज, फैक्टर करना है, फैक्टर करना है, वो एक वर्ड है, मैं उसका, देखो, सो तुम्हारे पास क्या दे रखा हुआ है यहाँ पे, हाँ, वी नो दैट फ्रिक्शन स्टैटिक इज गिवन एज व्हाट, म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय आर के बराबर होता है। ठीक है, म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय आर के बराबर हो गया। नाउ हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है इसका, म्यू ऑफ एस इज इक्वल टू tan थीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के आता है तुम्हारा। ठीक है, तुम्हारा म्यू ऑफ एस इज इक्वल टू tan थीटा बन जाता है तुम्हारा, म्यू ऑफ आर भी तुम्हारा tan थीटा के बराबर हो जाता है। देख लो बुक में तुम्हारे पास पीछे लिखा हुआ है, दे हैव रिटन दिस। हाँ, तुम्हारा ऊपर और नीचे साइन और कॉस तुम्हारा बचता है बस, जिसके कारण तुम्हारा tan बन जाता है वहां पे। ठीक है, स्लाइड कर रहा है तुम्हारे पास, इट इज लिटरली स्लाइडिंग इटसेल्फ डाउनवर्ड्स, है ना। सो अब यहाँ पे हमारे पास ये है जो है, दिस इज थीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन को ही हम लोग थीटा बोलते हैं। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये है 1, ये है 4, नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, हाँ, यहाँ पे √15 के बराबर हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाया हम लोगों ने, तो 16 - 1 का √15 तुम्हारा निकल के आ गया। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा, 1/√15, खत्म, 1/√15 तुम्हारा निकल के आ गया। ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया? अभी भी 33 मिनट्स बचे हैं। सो अगला, figure below shows a man standing stationary with respect to a horizontal conveyor belt that is accelerating with 1 meters per second square। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तुम्हारे पास। फिगर बिलो, हाँ, फिगर बिलो shows a man standing stationary with respect to a horizontal conveyor belt that is accelerating with 1 meter per second square। What is the net force on the man? ओवरऑल फोर्स कितना लग रहा है उसके पास? बेल्ट एक्सेलरेट कर रहा है तुम्हारे पास, हाँ, मैं पॉज कर देता हूँ 2 मिनट इसमें को। जब तुम्हारा वो बंदा उस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर खड़ा रहता है, ठीक है, इट इज एक्सपीरियंसिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स, है ना, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो बंदा स्टेशनरी है, ही मे बी एट रेस्ट, मगर बिकॉज द कन्वेयर बेल्ट इज मूविंग, ही इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स ऑफ हाउ मच, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना दे रखा है उसको, 65 kg, एक्सेलरेशन क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इनिशियली उसके पास ओवरऑल फोर्स कितना लग रहा है, 65 न्यूटन्स। तो सबसे पहला उसका क्या हो गया, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द मैन, द नेट फोर्स ऑन द मैन इज कितना, 65 न्यूटन्स, 65 न्यूटन्स के बराबर है, हाँ कि ना।
इट इज इक्वल टू 65 न्यूटन्स. नाउ अगला, if the coefficient of static friction between the man's shoes and the belt is 0.2, mu of s की वैल्यू क्या है 0.2. up to what acceleration of the belt can the man continue to be stationary relative to the belt? अब क्या करोगे? हाँ, बेल्ट को कितना तेज घुमा सकते हो ताकि वो तुम्हारा जो बंदा है उसके ऊपर अभी भी खड़ा रहे. एवरी सिंगल क्वेश्चन अरिहंत का बहुत अच्छा होता है, पता है. ये तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है तुम्हारा, एनसीईआरटी के बुक से निकल के आया है. बताओ बताओ बताओ, कैसे करोगे? इफ यू वांट टू मेक हिम रेस्ट, कौन से दो फोर्सेस इक्वल होने चाहिए बिना स्लिप करे? आगे जाने वाला फोर्स और उसका फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी इक्वल. इसमें किसी को डाउट है? नहीं? ओके. तो टू मेक द मैन नॉट स्लिप, टू मेक द मैन नॉट स्लिप या फिर फॉल या फिर मूव, क्या करना पड़ेगा हमें? हमें जो आगे जाने वाला फोर्स है ma शुड बी इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स. So the force applied by the belt should be equal to the friction which is being caused by the person's feet and the belt. So F should be equal to Fs के बराबर होना चाहिए. स्लिड कर रहा है इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूं. और यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा हुआ है? स्टैटिक कोएफिशिएंट ही दे रखा हुआ है. तो सबसे पहले Fs की वैल्यू निकालते हैं. Fs की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू एस ऑफ आर के बराबर होता है. वॉज देयर एनी वर्टिकल मूवमेंट? वो बेल्ट के ऊपर जंप कर रहा था क्या? नहीं, वो बेल्ट के ऊपर सिर्फ खड़ा था. सो म्यू एस ऑफ आर विल बिकम इक्वल टू हाउ मच? म्यू एस एम जी के बराबर हो जाएगा, है ना. इट विल बिकम इक्वल टू म्यू एस एम जी. नाउ दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? 0.2 मल्टीप्लाइड बाय एम की वैल्यू क्या है? 65 मल्टीप्लाइड बाय 10. तो क्या निकल के आया तुम्हारे पास? 65 130, हाँ कि ना, 130 न्यूटन के बराबर हो गया तुम्हारे पास. नेक्स्ट, सो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 130 न्यूटन. नाउ फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? एम ए, हाँ कि ना. सो योर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्चुअली मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, मास मास तो ऐसे ही कट रहे थे तुम्हारे पास. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या हो जाएगा यहाँ, सॉरी, हाँ समथिंग एग्जैक्टली लाइक दैट. हाँ, सो एफ एस विल बी इक्वल टू कैपिटल एफ. देयरफॉर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? एम ए इज इक्वल टू म्यू एस एम जी. एम और एम कट गया तो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय जी. 0.2 मल्टीप्लाइड बाय तुम्हारा 10, 20 कहां से हुआ रे? 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर हो गया. सो अगर तुम्हारा कन्वेयर बेल्ट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड में जा रहा है, बंदा स्लिप नहीं करेगा. इसके ऊपर चला गया स्लिप कर जाएगा. समझ में आ गया? सो समझने की कोशिश करो, ठीक है. जब तुम्हारा कन्वेयर बेल्ट इसमें मूव कर रहा था, ही वॉज नॉट स्लिपिंग. जब स्लिप नहीं कर रहा था तो क्या हुआ तुम्हारा? ऑटोमेटिकली फोर्स एंड फ्रिक्शन बैलेंस ईच अदर आउट. वही चीज हम लोगों ने किया यहाँ पे. फिगर आउट द, पहले तो हमारा फ्रिक्शन था ही नहीं, स्टेशनरी था, स्लिप. हम्म. अच्छा, एक काम करो, तुम अपने आप को इमेजिन करो तुम एक बस के ऊपर खड़े हो, ठीक है. बस सडनली एक्सीलेट कर, उसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है. तुम मेरे मोटर बाइक के बीच बैठे हो, कभी बैठे हो, है ना. जब मैं एक्सीलरेट करता हूं तो क्या होता है तुम्हारा? क्यों पीछे हो रहे हो तुम? हाँ, ही वॉज नॉट स्लिपिंग बिकॉज फ्रिक्शन ज्यादा था, क्योंकि तुम्हारा फ्रिक्शन ज्यादा था. ऑल दैट मैटर्स इज हु इज हायर. अगर फ्रिक्शन ज्यादा है, फोर्स कम है, तो तुम बैठे रहोगे वहां पे, ठीक है. जब तुम्हारा फोर्स ज्यादा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम खड़े हो यहाँ पर, या तुम यहाँ पे खड़ी हो और मैं तुम्हें पुश कर रहा हूँ, ठीक है. तुम बिल्कुल हटी नहीं, ठीक है. मैं भाग के आ रहा हूँ तुम्हें पुश करने के लिए, क्या तुम गिर जाओगे नीचे? वाई? बिकॉज द अप्लाइड फोर्स वॉज ग्रेटर देन योर फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइडेड बिटवीन योर फीट एंड द ग्राउंड. ठीक है, समझ में आ रहा है? सो दिस इज द रीजन वाई ये सब कुछ हो रहा था. अंडरस्टूड?
अगले क्वेश्चन पे जा सकते हैं। कन्वेयर बेल्ट वाला क्वेश्चन अच्छा था ना? ठीक है, अगला। हम्म टाइम कितना हो रहा है? एक काम करते हैं, आई गिव यू द रेस्ट ऑफ होमवर्क। ठीक है, होमवर्क की तरह कर लो, इसको खत्म कर लो। ठीक है, सो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और मैं अकेले आई मेक सम मोर वीडियोस जहां पे हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहेंगे, एंड आई अपलोड दिस टू यू गाइस। जिसको देखना है देख सकता है। ठीक है। अगर आई वुड सजेस्ट, तुम सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखने के बजाय क्या करो, जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, जस्ट लुक एट द क्वेश्चन, फिर उसके बाद तुम सॉल्व करो। फिर उसके बाद तुम्हारा सोल्यूशन मेरे सोल्यूशन के साथ मैच कर रहा है क्या देखो। अगर सोल्यूशन मैच नहीं किया, देन यू कैन ऑलवेज सी द वीडियो इन 2x की स्पीड में देख सकते हो, तुम्हारा सोल्यूशन ठीक हो जाएगा। इसको कंप्लीट करके लेके आ जाओगे, तुम्हें मुश्किल से क्या बोलते हैं, ज्यादा ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो कल की क्लास, इससे पहले एक सेकंड को, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और कल के वीडियो में मिलते हैं। बाय।